और बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत को दोनों दुश्मन पड़ोसी देश साजिश रच रहे हैं और लेह से लेकर के केरल तक दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना को कई जगहों पर पेट्रोलिंग से रोका है, तो इधर एनआईए ने दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। एनआईए ने केरल और बंगाल से अलकायदा के 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायरिंग की साजिश रच रहे थे। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। राजौरी में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से AK-56 समेत कई और हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। तो एक के बाद एक कई साजिशें दुश्मन की ओर से रची जा रही है। LAC पर चीन नापाक हरकत कर रहा है, तो इधर पाकिस्तान भी कुछ ऐसी हरकत करता नजर आ रहा है, लेकिन आतंकी हिंदुस्तान में कई जगह पकड़ में आ रहे हैं। और भारत चीन टकराव से जुड़ी हुई एक और बेहद अहम खबर इस वक्त की लद्दाख से आ रही है। यह खबर पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग इलाके में रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम मोर्चे पर भारतीय फौजियों के कब्जे के बाद से ही चीन से लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। और गलवान और पैंगोंग के कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे हैं कि भारत और चीन की सेना तो बिल्कुल करीब नजर आती है। दूरी महज 100 से 300 मीटर की रह गई है। 29 और 30 अगस्त से ही भारतीय फौजों का इन मुख्य मोर्चों पर कब्जा है और ऐसे में चीन की सेना ताक लगाए बैठी है कि आखिर किस तरह से इन मोर्चों पर वो कब्जा करे। लेकिन भारतीय फौज दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए 2400 घंटे इन चोटियों पर मौजूद है। दरअसल जो खास चोटियां हैं वहां एक के बाद एक भारतीय फौज ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है और ऐसे में चीन बौखलाया हुआ है और इस समय ऐसी जगह पर काबिज है जहां से चीन का एक एक जवान भारतीय जवान के निशाने पर है। यानी कि चीन के किसी भी जवान ने जरा सी भी हरकत की तो उसका भारत के जांबाज माकूल जवाब देंगे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार जो लद्दाख में मौजूद हैं। अरुण, क्या चीन की बौखलाहट की भी यही वजह है कि जो सबसे अहम चोटियां हैं भारत के जांबाज जवान अब उन चोटियों पर मौजूद हैं और घुसपैठ की अगर नीचे से कोशिश हुई तो निशाने पर होंगे वो भारतीय जवानों के, और इसीलिए फिर एक बार इसी तरह से रोड़ा अटकाने की कोशिश? देखिए प्रशांत, जो इलाके हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो हमारे नियंत्रण में आ गए हैं। चीन की दिक्कत यह है कि हम हिल टॉप पे हैं, ऊंचाई पर हैं, जिन पर हमने नियंत्रण किया है 29-30 अगस्त के बाद। वहां से जो चीन के सैनिक हैं लगभग 2 किलोमीटर दूरी तक हम आसानी से उनको देख सकते हैं। उनकी मूवमेंट क्या है, कितनी संख्या में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ आ रहे हैं, कौन सा सामान ला रहे हैं, और समय रहते हम उनको वार्निंग शॉट देते हैं, रोकते हैं। इसीलिए तो चीन बौखलाया और चाह रहा है कि भारतीय सैनिक जो है अपना नियंत्रण उन चोटियों पर छोड़ दे। फिलहाल मैं नियंत्रण रेखा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हूं और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहले तो देखिए कितना मुश्किल, कितना टफ टेरेन है ये। पहले इस टेरेन को देखिए और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय सेना बीआरओ तैयारी किसे कर रही है कि हैवी आर्टिलरी, हमारे टैंक कैसे जाएंगे LAC की तरफ। अब ये देखिए, ये जो रोड बन रहा है ये थोड़ा पतला रोड था, इसको चौड़ा करने का काम बीआरओ कर रही है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि आप देखिए वहां पर एक बुलडोजर है, उसके पीछे एक और भी मशीनरियां हैं जो न सिर्फ इनको तोड़ रहे हैं बल्कि यहाँ पर इनको चौड़ा भी कर रहे हैं। यह चौड़ाई क्यों हो रही है? यह चौड़ा इसलिए किया जा रहा है ताकि टैंक जो है बहुत भारी होते हैं, हैवी मशीनरी है, सेना की भारी गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनको जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये चौड़ाई बीआरओ के जो लोग हैं उनकी देखरेख में, और एक जगह काम नहीं हो रहा है, LAC की तरफ जो रास्ता जाता है उस पर जगह जगह काम हो रहा है। अब देखिए, भारत माता की सेवा जो सैनिक कर रहा है वहां पर, वैसे ही सेना भारत माता की सेवा झारखंड से आए मजदूर भी यहाँ कर रहे हैं। अब्दुल्ला अंसारी हमारे साथ है। अब्दुल्ला जी, इस पूरे रोड पर LAC के लिए जो रास्ता जा रहा है उस पर किस तरह का काम हो रहा है? ये तो हम लोग तो झारखंड से आए हुए हैं और BRO में काम करने के लिए जो मोड़ मोड़ में है वो थोड़ा चौड़ाई हो रहा है ताकि मिशन उशन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए थोड़ा BRO में काम करने के लिए ये आर्मी वाले के लिए जो फौज का मिशन जा रहा है उसी की सुविधा के लिए ये रोड चौड़ा कर रहे हैं आप। प्रशांत, थोड़ा और मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जरा ये पहाड़ियाँ देखिए, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये पहाड़ियाँ इतनी टफ हैं, इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इनको तोड़ना हरकुलियन टास्क होता है। लेकिन आप देखिए किस तरह से इन पहाड़ियों को तोड़ करके और ये रोड जो है चौड़ा किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ लोकेशन नहीं बताऊँगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक बात नहीं है ये, लेकिन LAC के पास
पूरी तरह से मुस्तैद है भारतीय सेना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए डेवलप किया जा रहा है क्योंकि कभी भी जरूरत पड़े, एक्स्ट्रा बैकअप की जरूरत पड़े, फोर्स की जरूरत पड़े, हम घंटों में एलएसी तक पहुंच सके। प्रशांत, तो एलएसी तक पहुंच बरकरार रहे और इसके लिए पहाड़ों का सीना चीरकर भी रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं जवान। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी साजिश से जुड़ी हुई यह खबर। एनआईए ने नाकाम कर दी है इस साजिश को, और आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में रह रहे इजराइल के लोगों पर हमले की साजिश रची थी, जिसे वक्त रहते ही एनआईए की टीम ने नाकाम कर दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अलकायदा और आईएसआईएस ने मिलकर के एक हमले की साजिश रची थी, और इसे दिल्ली एनसीआर इलाके में 18 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम से अलकायदा के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए की टीम ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की, जहां से आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की टीम ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जबकि केरल के एर्नाकुलम से 3 आतंकियों को पकड़ लिया गया है। और बताया यह जा रहा है कि जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है वो बंगाल के रहने वाले हैं, और पकड़े गए इन आतंकियों का सरगना मुर्शीद है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया। अलकायदा के इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और जिहाद से जुड़ी हुई किताबें भी बरामद की गई है। और इस वक्त केरल से हमारी सहयोगी नीतू जुड़ रही हैं। नीतू, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिन आतंकियों को अरेस्ट किया गया है, क्या इनकी प्लानिंग थी, क्या और पता चल पाया है? तीन लोगों को यहाँ केरला के पेरुम्बावूर एरिया से गिरफ्तार किया है एनआईए ने। ये आज सुबह ही हुआ है। ये तीनों लोग मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से हैं। यहाँ गेस्ट लेबरर्स के काम में थे, उनके एरिया में थे। पेरुम्बावूर है जो यहाँ के बहुत सारे गेस्ट लेबरर्स आते हैं दूसरे इलाकों से। वो लोग वही रह रहे थे, और ये तीन लोग गेस्ट लेबरर्स की काम कर रहे थे। तो हम क्या पता चला कि इन लोगों का बहुत बड़ा प्लानिंग था, और लेकिन अभी पुलिस सोर्सेस से ये पता चला है यहाँ से कुछ एम्यूनिशंस नहीं मिला अभी तक, लेकिन ये कंट्री वाइड एनआईए का रेड चल रहा था, और 9 लोग वेस्ट बंगाल से भी गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सबसे अहम बात है कि जो लोग केरल से भी गिरफ्तार किए गए वो बंगाल से आए हुए थे और वहां प्रवासी मजदूर की तरह काम कर रहे थे, लेकिन 6 आतंकी बंगाल से भी गिरफ्तार किए गए। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, कुल मिलाकर 9 ऐसे आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन किस तरह की प्लानिंग के बारे में पता चल पाया है? किस तरह के हथियार इनसे बरामद किए गए? हम अपनी सहयोगी से एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देसी कट्टे, साथ ही कई चाकू बरामद किए गए हैं। जिहादी लिटरेचर इनके पास पाया गया है। साथ ही जो इनिशियल जानकारी ये मिल रही है, जी, कुल मिलाकर 9 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुर्शीद इनका सरगना बताया जा रहा है। दरअसल 6 आतंकी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुए हैं और 3 केरल से। आशिका, एक बार फिर विस्तार से बताएं कि 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई, केरल से भी 3 पकड़े गए, लेकिन ये भी पश्चिम बंगाल के ही थे। किस तरह की प्लानिंग थी इनकी? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान जो अलकायदा है उसके संपर्क में आके सोशल नेटवर्क के जरिए ये अलकायदा के साथ जुड़े हैं। साथ ही यहाँ पर अहम जानकारी ये भी मैं आपको दे दूं कि स्लीपर सेल्स की मदद से ये लोग यहाँ पर पैसे इकट्ठा कर रहे थे अपने मिशन को कामयाब करने के लिए। अगले कुछ दिनों में दिल्ली जाकर के रेकी करने की इनकी प्लानिंग थी। इनके पास से चाकू मिले हैं, कई देसी कट्टे मिले हैं जो यहाँ पर लोकल मेड वेपन्स हैं वो मिले हैं, जिहादी लिटरेचर मिला है, और भी ऐसी
चीजें मिली हैं जो जिससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान अलकायदा के संपर्क में ये लगातार बने हुए थे और उनकी ही निशानदेही पर ये जो आतंकी हमला है इसको प्लान कर रहे थे। बहुत बड़ी कामयाबी इसे कहेंगे एनआईए की तरफ से। ये जो 6 हैं इनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ से ले जाया जाएगा। हालांकि अभी इससे ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये बड़ी जानकारी है कि ये लोग जो है दिल्ली जाकर के रेकी करना चाहते थे। वहीं पर जो आतंकी हमला है उसकी प्लानिंग में थे। आपने जैसा कि बताया कि 11 अक्टूबर के भीतर ये आतंकी हमले को अंजाम भी देने वाले थे। तो लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से इस संपर्क में थे। कई ऐसे लिटरेचर इनसे बरामद किए गए हैं जिससे ये तैयारी कर रहे थे कि किस तरह हिंदुस्तान में रहकर, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। लेकिन चीन की पाकिस्तान को साथ लेकर ये एक नापाक हरकत का और बड़ा खुलासा भी है। अनुराग, क्या लगातार सीमा पर आमने सामने आने के बाद, मुंह की खाने के बाद चीन इस तरह की हरकत कर रहा है? दूसरी तरफ चीन वही रास्ता अख्तियार किए हुए पाकिस्तान कि अब भारत के भीतर ही कई लोगों को बरगलाकर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जाए और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। उसी कड़ी में क्या ये गिरफ्तारी मानी जा सकती है? देखिए, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि चीन अब सीधे मुकाबला नहीं कर पा रहा है तो वो पाकिस्तान को उकसा रहा है, पाकिस्तान पर रिलाय कर रहा है। और पाकिस्तान तो कभी भी सीधे मुकाबला भारत से कर नहीं पाया, तो वो प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता है जब जब कभी भी भारत को डिस्टर्ब करने की योजना होती है। मैं इस बीच में कुछ तस्वीरें दिखा दूं आपको ताकि आपको यहाँ की स्थिति का अंदाजा भी लगता रहे। ये इस वक्त आप देख रहे हैं आर्मी हेलीकॉप्टर जो लगातार मूव करते रहते हैं यहाँ लेह से लेकर के पेंगोंग के बीच में जो फॉरवर्ड पोजीशंस हैं उन पर जा करके अधिकारी जायजा लेते हैं। वहाँ अगर कोई इस तरीके का इंस्ट्रक्शन या कोई सामान पहुंचाना है उसके लिए लगातार आवाजाही इनकी हेलीकॉप्टर्स की होती रहती है। और जो बात हम कर रहे थे वो इसीलिए कि भारत की जो स्थिति है वो चाइना बॉर्डर पर बेहद मजबूत है, इसलिए चीन खुद नहीं लड़ सकता है। पाकिस्तान को उकसा रहा है कि वो कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे भारत के अंदर। और पाकिस्तान और ISI को हम जानते हैं कि उनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो प्रॉक्सी वार का सहारा लेते हैं। वो अपने जिहादी लोगों को तलाशते हैं, उनको पैसा मुहैया कराते हैं, हथियार मुहैया कराते हैं और भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो जो हम लगातार कह रहे हैं कि भारत हर फ्रंट पर करारा जवाब दे रहा है, तो NIA ने ये जो गिरफ्तारियां की हैं ये भी एक तरीके से करारा जवाब है कि आप कहीं से भी आइए, किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, हम आपको वहीं पर पकड़ लेंगे, करारा जवाब देंगे। केरल में नीतू हमारी सहयोगी मौजूद हैं। 3 जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी ताजा अपडेट के साथ। नीतू, प्रॉक्सी वॉर की तैयारी लगातार किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए टेररिस्ट के जरिए कुछ लोगों को इस तरह से बरगलाकर, क्या इसी कड़ी में इनको अरेस्ट किया गया है? इनकी और प्लानिंग के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है जो 3 टेररिस्ट केरल से गिरफ्तार किए गए? ना इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी। ये पता चला है हमें कि क्योंकि जो NIA ने अरेस्ट किया है वो कह रहे कि वाइटल लोकेशंस पर हमला करने की प्लानिंग थी इनकी और पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं ये लोग। तो वाइटल इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने की तैयारी थी और दिल्ली में जाकर रेकी करने की भी तैयारी थी। ये पता चला है हमको अभी तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सोर्सेज के जरिए। यानी अभी शुरुआती पड़ताल है और यह पता चला है कि बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की ये फिराक में थे। लेकिन इस बीच कुछ और नापाक हरकतों का भी पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से आ रही है, जहां सुरक्षा बल ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों आतंकियों को राजौरी शहर के पास से गिरफ्तार किया गया है और तीनों ही आतंकी लश्कर के हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं और कुछ दिन पहले ही राजौरी में आकर रुके हुए थे। सुरक्षा बल को देर रात खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी और इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल तीनों से पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिर इनके इरादे क्या थे। तो जहां NIA ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये 9 आतंकी जिनमें की 6 बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से है और 3 केरल से हैं, उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर में भी 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये लश्कर के आतंकी हैं। किस तरह से प्रॉक्सी वॉर की तैयारी पाकिस्तान की रहती है और जब वो आमने सामने नहीं भिड़कर जीत सकता तो वो इसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश। और जिन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी लगातार ये पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान के उन संगठनों से संपर्क में थे। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण,
अब जो 3 लश्कर के आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं जम्मू कश्मीर से, क्या उसी कड़ी का यह भी हिस्सा माना जा सकता है? हालांकि पूछताछ अभी भी जारी है। देखिए, कश्मीर का जो क्षेत्र है, खास तौर से वैली के अंदर और राजौरी, पुंछ से लेकर के करगिल तक, यहाँ पर बहुत सारे आतंकी संगठन के आतंकी सक्रिय हैं। हालांकि सेना लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चला रही। जितने बड़े इनके आतंकी सरगनाओं के नाम थे, उन सबको उनकी हस्ती मिटा दी, उनको मार गिराया। वो जो है बाकी जो उनके संगठन के लोग हैं, वो छोटी मोटी वारदात अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना के इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर खुफिया तंत्र इतना मजबूत हुआ है कि न सिर्फ उनके घुसपैठ करते समय उनको मार दिया जाता है, बल्कि अगर वो कहीं हाइड आउट में है, कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं, तो हम वहां भी उनको पकड़ करके उनको या तो गिरफ्तार करते हैं या तो उनको मार गिराते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चीन की चालबाजी क्यों काम नहीं करेगी हिंदुस्तान के खिलाफ? क्योंकि चीन की सेना ने कोई बड़ा युद्ध हाल के दिनों में लड़ा नहीं। बिल्कुल, हिंदुस्तान ने करगिल लड़ा, और हिंदुस्तान तो रोज लड़ाई लड़ता है बॉर्डर पे। और ये इस तरह की एक बार फिर से नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से। पवन शर्मा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ चुके हैं। पवन, 3 आतंकियों को लश्कर के गिरफ्तार किया गया जम्मू कश्मीर से, लेकिन कई हथियार। सबसे खास बात यह कि 1-1 लाख रुपए अगर इन छोटा मोटा काम करने वालों के पास मिल जा रहे हैं, तो क्या इन्हें ये तैयारी के साथ पूरी आतंकी वारदात अंजाम देने के लिए भेजा जा रहा था? क्या और जानकारी मिल पाई है? देखिए, 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से है। और उनको जो सूत्रों का कहना है कि उनको जो हथियार थे वो रजौरी में मुहैया करवाए गए। ड्रोन के जरिए वो हथियार जो थे वो रजौरी तक पहुंचे थे, और 1 लाख रुपया उनसे कैश बरामद हुआ है। ग्रेनेड उनसे मिले हैं, पिस्टल्स उनसे मिले हैं, 2 AK-47 उनसे मिली हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी प्लानिंग के तहत इनको कश्मीर से रजौरी में लाया गया था, ताकि कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। पुलिस और सेना की टीमें जो हैं वो मौके पर हैं, और उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है, और कई खुलासे इसमें हो सकते हैं कि किस रास्ते से इनको कश्मीर से, पुलवामा से रजौरी में भेजा गया, और किन लोगों को टारगेट करना था। जिस तरह से पहले कई बार खबरें आई थी कि कुछ नेताओं को और कुछ मीडिया कर्मियों को निशाना बना सकते हैं आतंकी संगठन, और ऐसा अलर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी जारी किया था। तो अब ये माना जा रहा है कि इन लोगों को रजौरी में भेजना और यहां पर आके हथियार और पैसे उनसे बरामद होना एक बड़ी साजिश थी जो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की। लेकिन खुलासे अभी होंगे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की टीमें और पुलिस और आर्मी की टीमें उनसे संयुक्त जो है वो पूछताछ कर रही है। तो पूछताछ लगातार जारी है पवन, लेकिन जिस तरह की आशंका, पिछले दिनों भी गिरफ्तारी से यही बात सामने आई थी कि कुछ बड़े लोगों को निशाना बनाने की तैयारी, लेकिन अगर इनके पास से AK-56 जैसे हथियार और नकदी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बरामद होते हैं, तो क्या यह माना जाए कि यह प्लानिंग कुछ दिन से लगातार चल रही थी, लेकिन इसकी भनक क्यों नहीं लिखी? सवाल तो यह भी है। लेकिन क्या अब इनकी गिरफ्तारी के बाद वो पूरा राज फाश हो पाएगा कि कहां-कहां ये अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे? अब बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो हालात इस समय LOC के ऊपर बने हुए हैं, और अगर हम बात करें तो कश्मीर में जिस तरह से रोजाना वहां पर इनकाउंटर्स हो रहे हैं और आतंकी संगठनों के कमांडर से लेकर उनका जो जूनियर कैडर है वो भी मारे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का दबाव इन आतंकी संगठनों पर जरूर है। और आतंकी संगठन भी इसी का फायदा उठा रहे हैं कि जिस तरह से LOC के ऊपर लगातार सीजफायर का वायलेशन हो रहा है और वहां से आतंकी इस पार नहीं आ पा रहे हैं, तो कश्मीर से 3 आतंकियों को रजौरी में भेजा जाता है और उनको हथियार और कैश जो है वो उनके पास से बरामद होता है। तो एक प्लानिंग, एक साजिश जो है वो जाहिर सी एक बड़ी साजिश पहले से रची गई थी। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते ही पता चल गया था, और देर रात इन लोगों को दबिश देकर 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि कश्मीर से 3 लोग जहां पहुंच जाते हैं और रजौरी में इनको कौन लोग जो हथियार और पैसा मुहैया करवा रहा है, उसका भी बड़ा सवाल है पवन कि आखिर रजौरी में कौन लोग हैं जो इन्हें हथियार और पैसा मुहैया करवा रहे थे? कौन लोग हैं जो जमीनी स्तर पर इस तरह के आतंकियों को पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं? लेकिन क्या यह पता चल पाया है कि ये ड्रोन कहां से ऑपरेट हो रहे थे, हथियार कैसे ड्रोन के जरिए इन तक पहुंचे और कहां से आए थे? देखिए, ड्रोन की अगर हम बात करते हैं तो LOC का जो पूरा इलाका है, रजौरी का केरी सेक्टर है, नौशहरा सेक्टर है, सुंदरबनी सेक्टर है, इन इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI है वो पहले भी ड्रोन के जरिए कई बार हथियार गिराने की कोशिश करती आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रोन के जरिए ही हथियार जो है वो फेंके गए थे। जो जवाहर टनल कश्मीर जाते हुए एक ट्रक पकड़ा गया था और कुछ हथियार सांबा में भी पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं जो ड्रोन है जो सीमा के उस पार से LOC के पास उन्होंने पवन, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह के हथियार बरामद किए गए इन आतंकियों के पास से। राजौरी में जो 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से बरामद हथियार की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर
1 लाख रुपए कैश भी इन आतंकियों के पास से। राजौरी में ड्रोन के जरिए ये हथियार इन तक पहुंचाए थे। किस तरह से छिपा कर रखे गए ये हथियार, लेकिन आगे किस तरह की और बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की इनकी प्लानिंग थी, पूछताछ लगातार इसी के लिए की भी जा रही है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर देखें न्यूज़ 18 इंडिया पर, राजौरी में किस तरह से बड़ी तादाद में ये हथियार AK-56 राइफल भी बरामद किया गया। पवन हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। AK-56 राइफल इन तक पहुंच जाता है ड्रोन के जरिए, नकदी पहुंच जाती है। किस तरह से, आखिर कितना बड़ा ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क इनका होगा जो कि इतना बड़ा सपोर्ट इन्हें मिल रहा हो? अब बिल्कुल देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से ओवरग्राउंड वर्कर्स हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा जो नेटवर्क लश्कर तैयबा का, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का जो पूरे आतंकी संगठन है उनका जॉइंटली चल रहा है, सीमा पार से यही कोशिशें हो रही हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। उन लोगों के जरिए हथियार और पैसा जो है वो एक जगह पर डंप किया जाए, और जो लड़के जो आतंकी वहाँ पर जिनको लाया जाता है वो बिना वेपन के अगर वहाँ पहुँचते हैं तो उनको सारा सामान एक ही स्पॉट के ऊपर मिल जाए जहाँ पर उन्होंने कोई बड़ी वारदात नहीं होती। तो ये एक बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है सुरक्षा एजेंसियों पर भी है कि किस तरह से अगर LOC के पास ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचते हैं तो उनको रजौरी तक कैसे लाया गया, क्या रास्ते में किसी ने कोई चेकिंग नहीं की, क्या जो सुरक्षा तंत्र था उसको नहीं पता चल पाया कि इतना कैश और इतने बड़े हथियार जो थे वो ड्रोन के जरिए पहुंचने के बाद रजौरी पहुंचे हैं। अब इसका खुलासा होना भी बाकी है कि रजौरी में किन लोगों ने इनको शेल्टर दिया था, कौन हथियार लेकर आया था और ये लोग आकर और ये बात लगातार पूछताछ के दौर में है। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकी पकड़े गए हैं पवन, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी नापाक हरकत को नाकाम किया गया है। और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि चीन अपनी भारत से लगी सीमा पर भी इसी तरह की नापाक हरकत कर रहा है। पाकिस्तान भी इसी तरह से प्रॉक्सी वॉर को अंजाम देने की कोशिश में इन आतंकियों को शय देकर, हथियार मुहैया करा के, पैसे भेज करके भारत में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और अब जबकि NIA ने 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, 6 पश्चिम बंगाल से और 3 केरल से भी। इसी के साथ भारत के करारे जवाब से अब चीन भी बौखलाया हुआ है और चीन की सेना अब लद्दाख में और टकराव को बढ़ाने पर आमादा नजर आ रही है। लद्दाख में चीन की सेना भारतीय सेना को कई जगह पर पेट्रोलिंग करने से रोकने की कोशिश कर रही है और लद्दाख में मौजूद 63 पेट्रोलिंग पॉइंट में से पॉइंट 10 पर चीनी सेना अड़चन पैदा करने की कोशिश में जुटी हुई है। और इस इलाके में देपचौंग, ट्रिग हाइट्स, गलवान और गोगरा भी शामिल हैं। देपचौंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 12A ये पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर चीनी सेना ने इन्हें रोक दिया है। वहीं गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और 17A पर भी पेट्रोलिंग पर चीनी सैनिकों ने रोकने की कोशिश की है। और ऐसे में जबकि आमने सामने की लड़ाई में मुंह की खाने के बाद एक बार फिर चीन की यही कोशिश। अरुण सिंह हमारे सहयोगी जो लद्दाख में ही मौजूद हैं। अरुण, ये आखिर कोशिश क्यों, खासतौर पर डेप्सोंग में जिस तरह से पेट्रोलिंग भारतीय जवान कर रहे थे, यहां अड़ंगा लगाने की कोशिश क्यों? क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी कि चीन के वेस्टर्न हाईवे का हाईवे नंबर 129 क्या वो नजदीक का इलाका है जो उनसे तिब्बत से जोड़ता है? और अगर इतनी मुस्तैदी से भारतीय जवान वहां पर मौजूद हो तो ये एक धड़कन बढ़ाने वाली बात भी होगी चीन के लिए, और इसलिए भी घबराहट में वो रास्ता रोक रहा है। देखिए प्रशांत, चीन के सैनिक पेट्रोलिंग क्यों रोक रहे हैं? जिन स्थानों पर हम पहले से पेट्रोलिंग करते थे उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान पर दबाव बनाया जाए और जो ब्लैक टॉप पे हमने नियंत्रण किया है, यानी जो पेंगोंग लेक के आसपास के इलाकों में, चुशुल के इलाके में जो बड़ी हाइट्स थी वहां पर हमने अपना नियंत्रण कर लिया है। तो उनकी मुश्किल अब यह है कि वो चाह रहे हैं कि वहां से हिंदुस्तान की सेना हटे, और अब हम हटने वाले नहीं है क्योंकि रणनीतिक रूप से बेहद ही अहम इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है। दूसरी बात है, आप डेप्सोंग की बात कर रहे हैं, दौलत बेग ओल्डी की बात कर रहे हैं, तिब्बत से लेकर के और जो गिलगिट बाल्टिस्तान तक और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर के और वहां बलूचिस्तान तक जो सीपेक का इलाका है, चीन को यह बात पता है कि अगर भारत की सेना वहां मजबूत है, दौलत बेग ओल्डी में जिस तरह से हमने एक एयरपोर्ट बनाया जहां भारी भरकम मशीनरी, हथियार, टैंक हम वहां पर अपने उतार सकते हैं, उसकी मुश्किल है कि उसका जो हाईवे है वो हमारी सेना के जद में है, फायरिंग रेंज में है। किसी भी समय अगर हम उसको काट देते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान उसकी मदद चीन की नहीं कर पाएगा युद्ध की स्थिति में, बल्कि चीन को मुश्किल हो जाएगी। और इन्हीं वजहों से दबाव बनाने के लिए हमारे सैनिकों को समझ चुका है कि अब वो चौतरफा घिर चुका है और इन चोटियों पर भारत के जांबाज जवान मौजूद
मौजूद हैं। अगर कोई भी हरकत की कदम आगे बढ़ाया तो सीधे भारतीय जवानों के वो निशाने पर होंगे। लेकिन LAC पर सर्दियों में भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए वैज्ञानिकों ने जवानों के लिए ऐसा सुपर फूड भी तैयार कर लिया है जिसके इस्तेमाल से सेना के जवान कड़ाके की ठंड में भी चीन की हर चुनौती का करारा जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और ये वो तस्वीरें जहां सेना के पूरे साजो सामान, अगर कड़ाके की ठंड में ऊपर तक जाना हो तो क्या इनके वाहन होंगे, क्या साधन होंगे, किस तरह की सामग्री ऊपर और पहुंचाई जाएगी जो इन्हें पूरी मदद करे। और चीन इसी बात से बौखलाया हुआ है कि हर जरूरी चीज अब भारतीय सेना के पास मौजूद है। और जिस बात की चीन पहले धमकी देता रहा कि कड़ाके की ठंड में भारतीय सेना को नुकसान होगा, एक तो ठंड से, दूसरा कोरोना की वजह से, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कद काठी में थोड़े छोटे घोड़े, ये इन बर्फबारी वाले इलाकों में बेहद मुफीद होते हैं जब ये हेल्प कर पाते हैं सैनिकों की। और वो इलाके जहां पर अब भारतीय सेना की पूरी तरह से मुस्तैदी है, इसीलिए भी चीन अब ज्यादा घबराया हुआ है क्योंकि LAC पर तनातनी के बीच भारतीय सेना चीन के हर मोर्चे पर निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जवान तो मुस्तैद है ही, साथ ही साथ लेह में DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में भी LAC के पास यानी कि करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर पेट्रोलिंग के लिए खास ऊंटों को भी तैयार किया जा रहा है, जो पेट्रोलिंग के साथ ही साथ कई दिनों तक बिना पानी के भी करीब 170 किलो वजन तक राशन और हथियार भी ले जाने में मददगार साबित होते हैं। चीन की सीमा पर इस वक्त तनाव है और हमारे सैनिक जिन परिस्थितियों में वहां पर चीन को जवाब दे रहे हैं, कई ऐसे पीछे लोग होते हैं जो बैकबोन होते हैं उनके। हम इस वक्त बिहार में खड़े हैं और जैसा कि मैंने बताया था, ये जो ऊंट हैं इनकी बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में होने वाली है क्योंकि रिसर्च इन पर पूरा हो चुका है। 17,000 फीट की ऊंचाई तक लगभग 170 किलो वजन ले जाने। अब वो वजन राशन भी हो सकता है, वो हथियार भी हो सकते हैं और पेट्रोलिंग भी, हाई एल्टीट्यूड में पेट्रोलिंग के भी काम आने वाले हैं। ये इन पर रिसर्च पूरा हो गया। हमारे साथ कर्नल मनोज बत्रा जी हैं। कर्नल साहब, 17,000 फुट की ऊंचाई पर जी बिल्कुल ये चले जाएंगे और वहाँ पेट्रोलिंग भी करेंगे और सामान भी पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि इस जानवर की खासियत ये है कि ये इसी इलाके का है और जैसा कि हमने रिसर्च के दौरान पाया कि ये 17,000 की ऊंचाई तक भी बहुत अच्छे से और बहुत उम्दा काम कर सकता है। इसके पैरों की शेप और साइज़ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेतीली ज़मीन में बहुत ही बढ़िया तरीके से चल पाता है और तकरीबन 3 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो परफेक्ट है आर्मी एनिमल के तौर पे यूज़ पे। क्या क्या मदद देंगे ये सैनिकों को जो हमारे चीन की सीमा पर बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं वहाँ पर, और इस समय सिचुएशन भी बहुत टेंस है, तो इनके जाने से फ़ायदा क्या होगा भारतीय सेना को? जिन जिन इलाकों में हम झंस्कार पोनी का इस्तेमाल करके सामान नहीं पहुंचा पा रहे थे, उन जगहों के लिए अब हम इस कैमल को, इस डबल हम कैमल को, 2 कुबड़ वाले कैमल को यूज़ करेंगे। और जो भी सामान हम जैसा भी समझते हैं, चाहे वो फ़ौज का फॉरवर्ड पोस्ट का राशन हो या हथियार एम्यूनिशन हो या और भी कोई सी चीज़ टाइप का साजो सामान हो, गर्म करने के लिए अपने आप को, बुखारियाँ हों, इन सब चीज़ों को तरीके से लोड में बांट के इनके मदद से हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। कैप्टन कर्नल साहब, ये जो डबल कुबड़ वाला है, ज़रा दिखाइए ये नेगी जी, ये डबल कुबड़ वाला है, ये मंगोलिया ओरिजिन इसकी है और सिल्क रूट पर पहले चला करता था। अब जो DRDO का बिहार अनुसंधान परिषद है उसने इसको हाई एल्टीट्यूड पर जाने के लिए एकदम से ट्रेन कर दिया है और ये वहाँ पर जा करके सैनिक साजो सामान पहुँचाएगा। और दूसरा जो है वहाँ पर देख सकते हैं वो जो राजस्थान के रेतीले जगहों पर चलता है, वो सिंगल कुबड़ वाला जिसको कहते हैं। दोनों सक्षम है, लेकिन ये जो डबल कुबड़ वाला है ये ज़्यादा सक्षम है और ये भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार है। कर्नल साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि ये कब तक वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए जाएंगे और क्या इनका रिसर्च पूरा हो चुका है? और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी जो सैनिक क्षमता है इनसे बढ़ जाएगी वहाँ उस इलाके में? जी, हमारा तकरीबन काम इन कैमल्स के ऊपर रिसर्च का पूरा हो चुका है। अब जो हमारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से जैसे ही इनका अप्रूवल हमको आ जाता है तो उसके हिसाब से ये आने वाले 6 महीने के बीच में ये जानवर आगे काम के लिए डिप्लॉय हो सकते हैं। तो चिनूक तो ले जाएगा टैंक और छोटे हथियार और राशन ले जाएंगे हमारे डबल कुबड़ वाले जानवर। जी बिल्कुल। तो ये देखिए रिसर्च पूरा हो चुका है। अगले 6 महीने के अंदर ये जो डबल कुबड़ वाले हमारे ऊँट हैं ये चीन की सीमा पर जाएंगे और सैनिकों को जितनी भी ज़रूरत है, चाहे वो युद्ध की सामग्री हो या राशन, उसको मुहैया कराएंगे। कैमरामैन नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लेह। तो भारत की तैयारी हर तरह से मुकम्मल।
भारतीय जवानों के साथ ही LAC के करीब ऊंचे इलाकों में सामान पहुंचाने वाले छोटे नस्ल के घोड़े भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और इन्हें युद्ध के हालात में काम करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। किस तरह की तैयारी वहां पर है, इसी सीमा से भेजिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। मैं इस वक्त DRDO की संस्था दिहार के अंदर ही हूं। इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं इनको जैंस्कर पोनी बोलते हैं, यानी छोटी हाइट के घोड़े जो यहीं पर होते हैं। ये घोड़े अब भारतीय सेना की मदद कर रहे हैं भारत चीन सीमा पर, जहां पर तनाव इस वक्त चरम में है। इनकी उपयोगिता क्या है? दिहार ने इनको ट्रेन करके सेना को सौंप दिया है और अब ये सेना की सेवा कर रहे हैं। सेना के लिए ये राशन, पानी, खाद्य सामग्री, इसके साथ छोटे हथियार भी ले जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी खास बात है, युद्ध के लिए भी इनको ट्रेन किया गया है, यानी अगर युद्ध होता है तो इस तरह की पहाड़ियों पर इनको चढ़ा करके ऊपर इनकी ट्रेनिंग हुई है, ताकि युद्ध के समय जो हथियार है उनकी आवाज से डर के ये भागे ना, भगदड़ ना मचे, पीछे की तरफ ना आए, अपने सैनिकों तक ये साजो सामान और युद्ध की सामग्री ले जा सके। हमारे साथ कर्नल साहब हैं। कर्नल साहब, ये जो घोड़े हैं देखने में छोटे हैं जी, काम बड़े करते हैं। जी हाँ, ये यहाँ का नेटिव एनिमल है जिसको हम ज़ंस्कार पोनी बोलते हैं और किसी युद्ध के मैदान में और बाकी जगहों पे ये बहुत अच्छा काम करता है। जो हमारे पास पहले जानवर हम इस्तेमाल करते थे इन इलाकों में, हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से उनका एक्लेमेटाइजेशन का एक बहुत मेजर इशू रहता था। लेकिन जब से हमने इन जानवरों को इस्तेमाल करना शुरू किया है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आर्मी को हैंडओवर किया है, ये एनिमल बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहने का मतलब पहले हम लोग खच्चरों का इस्तेमाल करते थे, वो कई बार हाई एल्टीट्यूड में उनको मुश्किल आती थी और दिक्कत होती थी लेके जाने में, चढ़ने में। अब ये जो जैंस्कर पोनी है, जिसको छोटी हाइट का घोड़ा आप कह सकते हैं, ये बहुत ही कारगर और भारतीय सेना इनका इस्तेमाल कर रही है। किस तरह से सेना को मदद मिल रही है सर? जो पहले हम जिसे आप बात कर रहे थे, खच्चर जो हम ऊपर लेके जाते थे, उनके एक्लेमेटाइजेशन के इश्यूज की वजह से वो उतने कारगर साबित नहीं हो पाते थे। ये लोकल जानवर होने की वजह से हर एक टास्क में आर्मी के साथ, जैसे कि लॉजिस्टिक्स में वेट कैरेज को लेके है, राशन को इधर एक जगह से दूसरी, वाटर ड्यूटीज के लिए है, इवन छोटे हथियार भी एक जगह से दूसरी जगह, इवन आप इसके ऊपर बैठ के जिन रूट्स पे आप पेट्रोलिंग करना चाहते हैं तो उन पे पेट्रोलिंग के लिए भी, अगर आप राइडिंग के लिए इस जानवर को इस्तेमाल करें, उन कामों के लिए भी इनको इस्तेमाल करें। आइए सर, जरा नजदीक से देखते हैं। ये बड़े ही मजबूत कदकाठी इनकी है, ये बहुत ही मजबूत है। क्या इंडियन आर्मी इस वक्त जो है कितने जैंस्कर पोनी का इस्तेमाल कर रही होगी? अभी तकरीबन जितने भी आगे वाले इलाके में, फॉरवर्ड एरियाज में जितनी भी यूनिट्स हैं, उनके पास जो 80 रहती है, उसके अंदर जंस्कार पोनीज ही इनके उसके हैं। पूरे ईस्टर्न लद्दाख एरिया में भी सभी पथरीले इलाकों में जहां रोड नहीं पहुंच पा रही है, वहां पे ये अभी भी हमारे पोस्टों पे राशन पहुंचाने के लिए फौज की मदद कर रहे हैं। जहां पर रोड नहीं है, जहां पर हम राशन या युद्ध सामग्री नहीं पहुंचा सकते हैं, जहां शायद चिनूक भी न पहुंचे, वहां कम से कम ये जैंस्कर पोनी पहुंच जाते हैं, क्योंकि चिनूक को भी तमाम लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है फॉरवर्ड एयरबेस पर। लेकिन ये जो जैंस्कर पोनी है, ये उन हर इलाकों में भारतीय सेना की मदद करते हैं जहां राशन की, युद्ध सामग्री की, पानी की जरूरत होती है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लेह। और अब आपको याद दिला दें कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट उत्सव का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि जल्द ही आ रहा है ड्रीम 11 IPL। हर बॉल, हर शॉट पर रोमांच जोरदार।